Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiment. So let's start the class. आज का जो एडिटोरियल है वो है मीडिया एंड सेडिशन. मीडिया को आप जानते हो. सेडिशन का मतलब क्या होता है? विद्रोह, राजद्रोह. ठीक है, तो मीडिया और जो राजद्रोह है उसके ऊपर क्या है, ये आपका एडिटोरियल है. ऑन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट. जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया रिलीफ, राहत है किसकी तरफ? जर्नलिस्ट वगैरह की तरफ. मतलब जर्नलिस्ट वगैरह को जो राहत दी गई है उसके ऊपर आपका क्या है, ये एडिटोरियल. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है कि राजद्रोह और जो मीडिया, मतलब मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे वर्डिक्ट है, क्या निर्णय है, उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है. तो इंटरेस्ट के साथ वर्किंग करेंगे फिर इसकी. तो स्टार्ट करते हैं. इसका जो मतलब निचोड़ है, जो समरी है, उसको पढ़ते हैं कि बात क्या कर रहा है ये एडिटोरियल पूरा का पूरा. द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स. सुप्रीम कोर्ट्स की जो रूलिंग्स है, रूलिंग्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रफ करूं मैं दोबारा से इसको. सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग का मतलब शासन. रूलिंग का मतलब वैसे आपको शासन दिखाई देता है, लेकिन रूलिंग का मतलब निर्णय भी होता है. रूलिंग का मतलब शासन करना, तो शासन करता है जो व्यक्ति, तो वो एक फैसला ही सुनाता है, तो एक टाइप से फैसला. द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स. सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है, हाँ क्या करूं, बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट्स ब्रदर्स, सुप्रीम कोर्ट के भाई, हाँ क्या करूं उनका. इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा किसी का कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है, हाँ उन्होंने कुछ किया होगा, इसका मतलब आगे कोई बात होगी और ये क्या बनेगा, उसका सब्जेक्ट बनेगा. क्योंकि नाउन है तो ये उसका बनेगा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि रूलिंग की बात नहीं है, रूलिंग्स की बात, बहुत सारे फैसलों की बात हो रही है. ऑन किस पर? ऑन केसेस ऑफ सेडिशन. सेडिशन के केसेस पे. सेडिशन का मतलब क्या निकला, जो केसेस है किसके, सेडिशन का मतलब राजद्रोह के जो केसेस हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, गिव देते हैं होप. अब गिव का अपने सब्जेक्ट ढूंढने, डू गिव पढ़ेंगे इसको. ठीक है, अभी वन है डू गिव. तो सेडिशन आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो वो सब्जेक्ट उसका फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट होना चाहिए. तो सेडिशन के पास गए तो उसको तो कौन खा गया, ऑफ खा गया. केसेस को कौन खा गया, ऑन खा गया. फ्री में बचा हुआ है यहाँ पे क्या, रूलिंग्स. तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है ऑन केसेस ऑफ सेडिशन, सेडिशन के केसेस पे गिव वो देते हैं, होप उम्मीद देते हैं. अब होप आपका एक्शन भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव का यहाँ पे तीर लग रहा है एक्शन का, तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो नाउन है. तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है किस पे, सेडिशन के केसेस पे, वो उम्मीद देती है, होप द लॉ. उम्मीद देती है किसको, लॉ को, कानून को. कानून को उम्मीद देती है. अजीब सा हुआ ना. चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं. बोलने में ऑकवर्ड लगेगा आपको अगर मीनिंग सही नहीं ले रहा है, तो वहां पे अपने आप मीनिंग आपका सही हो जाएगा अगर आप कंप्लीट सेंटेंस पढ़ते हो. कंप्लीट सेंटेंस के बाद ही आपको मीनिंग क्लियर होगा. मैं पहले ही बोल देता हूं आप लोगों को. ठीक है, विल बी री एग्जामिन्ड. वो क्या किया जाएगा, री एग्जामिन किया जाएगा, उस पर पुनः क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा उसका. तो विल का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो लो हो सकता है क्या, लो उसका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सब कैसे आएगा, गिव होप, होप द लो. और कईयों को तो ये दिख जाता है कि उम्मीद ही क्या होती है, ये एक्शन दिख जाता है. कईयों को बाई चांस क्या होता है, ये एक्शन दिख जाता है तो ऐसे लगता है कि ये लो है, वो इसका ऑब्जेक्ट है, उस पर तीर लगा हुआ है, तो ये भी फ्री नहीं है. और फिर मतलब इसको एक्शन देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये गिव भी एक्शन है और होप, दोनों एक्शन कैसे आ सकते हैं ऐसे एक साथ. देते हैं, उम्मीद करते हैं, दो बातें थोड़ी हो सकती है. देते हैं और उम्मीद करते हैं, एंड लगना होना चाहिए था. तो कई बार ऐसे सोच लेते हैं तो बिल्कुल ऑकवर्ड बन जाता है. जब ऐसा सोच लेते हैं, इसको एक्शन की फॉर्म में सोच लेंगे, तो मीनिंग बिल्कुल क्या बन जाएगा, ऑकवर्ड. फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. और फिर बोलेंगे कि सर हमें एडिटोरियल वगैरह समझ में नहीं आते, कि बोलना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आता. क्यों नहीं आता, क्योंकि आप रियल वर्किंग ही नहीं आती, आप लोगों को वर्किंग यूज करनी नहीं आती आपको, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है. तो यहाँ पे अपने अगर बात करें, द लो है, इसका विल का सब्जेक्ट अपने ढूंढे. अगर द लो को अगर अपने स्किप करते हैं कि ये नहीं है, तो होप तो वैसे नहीं हुआ कि उसको गिव का तीर लग गया. और जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नाउन होती है, और फ्री एंड फ्रेश होना चाहिए. सेडिशन ऑलरेडी खत्म हो चुका था, पहले गिव कोई नहीं मिला था, और केसेस भी ऑन के साथ चला गया था. रूलिंग्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन रूलिंग तो क्या है, ऑलरेडी गिव का सब्जेक्ट बना हुआ है ना, गिव का सब्जेक्ट. अब यहाँ एंड वगैरह लगा होता तो अपने बात ही, रूलिंग्स विल बी री एग्जाम, यहाँ पे बोलते द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन केसेस ऑफ सेडिशन गिव होप द लॉ.
होप टू द लो होना चाहिए था, वैसे भी उम्मीद देते हैं, अगर लो को उम्मीद देते हैं तो लो की तरफ उम्मीद जाएगी, तो वो भी गलत हो गया। और ऐसे होना चाहिए एंड विल बी री एग्जामिन्ड, और री एग्जामिन किया जाएगा, उम्मीद देते हैं और उनको री एग्जामिन किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कनेक्ट करते हैं जब दो चीजों को, एक ही पर्सन को दो या दो से ज्यादा चीजें देनी होती है, तो वहां पे एंड यूज होता है जो कनेक्ट करके उसको दे देता है। अदरवाइज वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता, डायरेक्ट वो फिर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। वो एंड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा, जैसे एक्शन वगैरह, जैसे मान ली रूलिंग्स को 2-3 एक्शन देने हैं, 2-3 सेंटेंस देने हैं, वैसे तो एक सेंटेंस के जाते ही ये क्या हो जाएगा, उसके साथ कंज्यूम हो जाएगा, किसी के लिए फ्री नहीं बचेगा आगे, ठीक है। तो उसको सेंटेंस वगैरह देने के लिए अपने एंड यूज करते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें किसी को देने के लिए एंड वगैरह यूज करते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे अजीब सा हुआ। तो यहाँ पे एक ही बचता है अपने पास, क्या, दल्लो। अभी इसको समझने का एक मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करके बताता हूं आपको। यहां पे आप होप के बाद में यूज करो क्या, दैट। दैट यानी की वाला दैट, दैट को यूज करना होप के बाद में, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट्स की जो रूलिंग्स है कैसे, जब सेडिशन पे वो उम्मीद देते हैं कि लो को री एग्जामिन, उम्मीद ही क्या है, होप। होप क्या है, दैट। होप, दैट होप है कि लो को क्या किया जाएगा, री एग्जामिन। तो यहाँ पे दैट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं, कि दैट जो आपका की तरह होता है, उसे आप यूज करो चाहे ना करो। ये रिपोर्टेड स्पीच में भी आप उसे यूज करो चाहे ना करो। ये चीज मैंने बार बार आपको बताई है, तो नोट डाउन कर लेना। की तरह जो दैट होता है वो यूज करो चाहे ना करो, वो क्या करता है, ओनली एम्फेसाइज करता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से वो उम्मीद देती है लो को री एग्जामिन किया जाएगा, यही उम्मीद है उसकी। उम्मीद देती है कि लो को री एग्जामिन किया जाएगा। वह कहता है, उसने कहा वो आएगा, उसने कहा वो आएगा। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या दिक्कत है, मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बात तो सेम ही है ना। तो वो वाला कैसा है, तो दैट को यूज करो चाहे ना करो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो ये बात इसने बोली है। तो अब चलते हैं अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें यहां पे, इट हैज लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड। ये बी रिकग्नाइज्ड फॉर्म में, मतलब रिकग्नाइज्ड फॉर्म में, मतलब इसको पहचाना जा चुका है। लॉन्ग बी रिकग्नाइज्ड का मतलब, पहले आप डायरेक्ट पढ़ो, रिकग्नाइज्ड पहचाना जाना किसी चीज को, बी रिकग्नाइज्ड का मतलब रिकग्नाइज्ड फॉर्म में होना, पहचानी हुई फॉर्म में होना, पहचाना गया, ठीक है। लॉन्ग का मतलब लंबे टाइम से पहचाना गया। हैज लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड का मतलब पहचाना जा चुका है लंबे समय से, मतलब बहुत टाइम से इस बात को पहचाना जा चुका है। मतलब ये बात पहले से पहचानी गई और अब तक पहचानी हुई है। कनेक्शन मींस परफेक्ट करवा रखा है ना। टेंसेस, आपने टेंसेस की वर्किंग पढ़ी होगी, मैंने आपको बता रखा। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। और ये तीर लग रहे हैं, कैसे क्या लग रहा है, किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, इन चीजों के लिए आपको अगर क्लियर करना है पूरा डेप्थ में, तो स्टार्टिंग की क्लासेस आपको इस कोर्स की देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया कि किस तरीके से। क्योंकि यही बोलते हैं सर हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये तीर लग गया, ये कहाँ तीर लग गया, कहाँ चला गया, इसको खा गया, ये क्या बोल रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस लेनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस कोर्स को, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी। और इतना शानदार वाला क्लियर होगा, वर्किंग अगर आपको आने लगी लाइफ में, आपको कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में तो आपके मतलब कट ऑफ नहीं, मार्क्स बनेंगे शानदार वाले, सिलेक्शन करवाएगी इंग्लिश आपका, समझ में आई चीज। तो इसलिए उन क्लासेस को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, प्रीवियस क्लासेस को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना अपने, तो आप लेट हो इसलिए उनको गो थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से क्या ट्रैक पे आ जाओगे सबके साथ। तो इट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये पहचाना जाए, मतलब ये मान्यता प्राप्त है, ऐसे बोल सकते हो आप, इस चीज को ऐसे ही बोलते हैं, ये मान्यता प्राप्त है। दैट की आपको कितनी वर्किंग होती है, दैट की 3 वर्किंग होती है। की जो वह, सबसे पहले पढ़ेंगे की, ये पहचाना जा चुका है। कि क्या पहचाना जा चुका है, उसकी डेफिनेशन दे रहा होगा कि स्टाइडेंट, स्टाइडेंट का मतलब तीक्ष्ण कटु, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, जो कटु आलोचना है ऑफ की, किसकी, आपको क्वेश्चन पूछना है। जो भी सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछते जाओ, अगर वो आपको एक सेटिस्फाइड आंसर दे देता है तो वो क्या है, वहां पे बिल्कुल सही वर्किंग है उस एलिमेंट की। अगर सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाता, इसका मतलब वो वहां पे गलत यूज है, उसकी दूसरी वर्किंग चेक करो। की तरह बात करें, की स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, जो तीक्ष्ण क्रिटिसिज्म है ऑफ, आलोचना किसकी, ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की आलोचना हो सकती है क्या, हाँ गवर्नमेंट की आलोचना हो सकती है, इसका मतलब ऑफ बिल्कुल सही है। तो जो आलोचना है गवर्नमेंट की, विल नॉट अमाउंट, वो अमाउंट नहीं करेगी टू किसकी तरफ, अमाउंट, अमाउंट का मतलब जोड़ लाना, बराबर करना किस चीज की, ठीक है, जोड़ वगैरह योग करना,
टू, ये डायरेक्ट बोलते हैं तब अपने हिंदी में से बोलते हैं तो ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इंग्लिश का और हिंदी का अगर अपने बात करें, किसी बात को बोलते हैं तो उसको दोनों को अलग वे में बोला जाता है। और इंग्लिश में अगर आप डायरेक्ट उसका ट्रांसलेट करो, आप गूगल ट्रांसलेट वगैरह पे करके देख लेना, डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे तो आपको अजीब सा मीनिंग लगेगा। तभी तो आपको डबिंग मूवी देखते हो तो उनकी जो डबिंग होती है, जो डायरेक्ट डबिंग हो जाती है, उनकी कई मूवीज की तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन कुछ मूवीज की क्या होती है, डबिंग बिल्कुल अजीब सी लगती है। क्योंकि जैसे बड़ी मूवीज है जैसे मार्वल वगैरह, क्योंकि उसकी तो जो डबिंग करते हैं वो प्रोफेशनल करते हैं, शानदार वाले जो डबिंग करने वाले आर्टिस्ट है वो करते हैं, ठीक है। उनको पेमेंट भी बहुत ज्यादा देनी होती है उनकी, ठीक है, पे ज्यादा करना पड़ता है। नॉर्मल मूवीज की अगर कोई करे डबिंग वगैरह तो उन आर्टिस्ट को क्या करना, अफोर्ड करना इतना इजी नहीं होता, तो नॉर्मल वाले आर्टिस्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट ही उसका ट्रांसलेट कर देते हैं, तो आपको अजीब सी लगती है उसकी डबिंग। क्योंकि दो लैंग्वेज इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट वे में उस तरीके से नहीं चलती। बस जब जो बात फीलिंग बोली जाती है किसी लैंग्वेज में अलग वे में बोली जाती है और किसी दूसरी लैंग्वेज में अलग वे में बोली। विल नॉट अमाउंट मैं बता दूंगा ये हिंदी में क्या बोलना चाहता है। तो विल का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले हैं, तो गवर्नमेंट को ऑफ खा गया, स्टार्डेंट क्रिटिसिज्म, पहले पास वाला ही ढूंढना है आपको, पास वाला ना बने तो बाद में दूसरे वाले के पास जाना है। सबसे पहले पास वाले को पकड़ने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि जब जितना पास में मिलेगा उतना ही उसके लिए इजी है ना। तो क्रिटिसिज्म मिल गया, क्योंकि दैट की तरह है कि जो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म है ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट अमाउंट, वो आलोचना अमाउंट नहीं करेगी टू एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट की तरफ आलोचना नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे एक अटेम्प्ट, एक कोशिश, प्रयत्न नहीं बनेगा टू क्या करने के लिए, एक्साइट डिसअफेक्शन। एक्साइट का मतलब उकसाना, उकसाने के लिए, किसको उकसाने के लिए, डिस एक्साइटमेंट होता है ना, मतलब एक्साइटमेंट होता है किसी को, मतलब एक टाइप से उग्र फॉर्म में उकसाया हुआ, या फिर मतलब एक्साइटमेंट मतलब अंदर से मतलब फीलिंग आ रही हो तगड़े वाली, बहुत ज्यादा मतलब खुश है एक टाइप से उस चीज को मतलब पाने की लालसा उस तरीके से। तो टू एक्साइट डिसअफेक्शन का मतलब असंतुष्टि। तो ये अटेम्प्ट है। यहाँ पे इसने बोला कि जो आपका गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है वो अमाउंट नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, एक कोशिश नहीं बनेगा, क्या करने के लिए, एक्साइट, उकसाने के लिए। तो यहाँ पे वो एक अटेम्प्ट बनेगा और आगे जाकर क्या करेगा, वो उस पॉइंट से लेकर यहां भी बन सकता है, और कहीं पे भी आगे जाते जाते कहीं पे भी वो एक बन सकता है, क्या एक्साइट कर सकता है डिसअफेक्शन को। तो टू की दो वर्किंग होती है आपकी, एक तो टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है, एक टू एज ए मॉडल वर्क करता है। अगर पर्पज को बता रहा है, एक्शन को कनेक्ट कर रहा है तो मॉडल की तरह, अगर डायरेक्शन बता रहा है तो आपका प्रीपोजिशन की तरह। तो ये जो वाला फर्स्ट वाला जो टू है, ये वाला टू, ये टू है अटेम्प्ट की तरफ बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये टू आपका क्या है, एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। और ये पर्पस बता रहा है कि जो कोशिश है वो क्या करने की है, वो एक्साइट करने की है। तो ये एक्शन को कनेक्ट कर रहा है आगे वाले एक्शन को, मतलब अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद में वो एक्साइट होगा, उकसाया जाएगा, असंतुष्टि उकसाई जाएगी लोगों के अंदर, तो वो आगे का एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए वो वहां पे एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। ये क्लियर हुआ। अब दोनों टू आपको दिखने में सेम दिखाई देंगे, लेकिन दोनों होते जुड़वा भाई है, एक की जॉब अलग होती है, एक की जॉब अलग होती है, दोनों का काम अलग अलग होता है, दिखने में सेम लगते हैं, जुड़वा भाई होते हैं ये, ठीक है। टू एक्साइट डिसअफेक्शन एंड डिसलॉयल्टी। और किसको, अब मैं एंड का रिफ्लेक्शन दूं तो सबसे एंड का रिफ्लेक्शन लेने के लिए अपने क्या करते हैं, पास वाले के पास जाते हैं, सबसे पहले वहीं से लेना स्टार्ट करते हैं, एक को तो लेना ही पड़ेगा, यहां से लें तो एक्साइट करेंगे किसको, डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी को, किसकी तरफ, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ। तो बोला क्या इसने कि ये मान्यता प्राप्त है या बहुत टाइम से पहचाना जा चुका है कि जो क्रिटिसिज्म है, स्ट्राइडेंट का मतलब जो आपका तीक्ष्ण कटु जो आलोचना है गवर्नमेंट की, वो क्या नहीं करेगी, एक अटेम्प्ट नहीं बनेगी क्या करने के लिए, डिसअसंतुष्टि और डिसलॉयल्टी गवर्नमेंट की तरफ पैदा करने के लिए, उसको उकसाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट की तरफ डिसलॉयल्टी, जो ना वफादारी होना, ठीक है, या फिर बेईमानी, और जो असंतुष्टि है उसको एक्साइट, उसको मतलब उकसाने के लिए एक जो कोशिश होती है वो कोशिश नहीं बनेगा क्या, जो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म है। ये बात तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है कि ऐसा नहीं होता, ऐसी कोशिश नहीं बनती जो डिसअफेक्शन या डिसलॉयल्टी लेकर आए गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। ये बात इसने बोली है। मतलब क्या बोला है कि अगर क्रिटिसिज्म किया जाए, बात का मीनिंग ये है कि अगर बहुत कटु वाला, तीक्ष्ण वाला क्रिटिसिज्म किया जाए गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के लिए उसकी आलोचना की जाए, गवर्नमेंट ऐसी है, तो वो कभी भी ऐसा डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी नहीं बनता है। ये रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो सभी करते ही हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, तो अपने ओपिनियन तो सारे रखते ही रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इसने बोला यट, अभी भी, फिर भी बोल सकते हो, यट एक कॉन्ट्राडिक्शन को देता है, फिर भी, यट अभी तक क्या है, द आर्किक, आर्किक का मतलब जो प्राचीन पुराना,
एंड कॉलोनियल व्यू, कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी की फॉर्म में, जो एक टाइप से आप इसको भी रूढ़िवादी बोल सकते हो। व्यू जो दृष्टिकोण है, दैट की 3 वर्किंग की जो है, फर्स्ट वर्किंग की पढ़ेंगे, उसके बाद जो और वह चेक करेंगे अगर उसका मीनिंग नहीं आता है तो। कि एन इंटेम्परेट, अब यहाँ पे इंटेम्परेट वोवल साउंड आया है, क्या आया इसमें? वोवल साउंड, इंटेम्परेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। वोवल साउंड के लिए एन आता है एक को बताने के लिए, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आपका ए आता है। एन अटैक, अब मुझे एक बात बताओ, जो एन यूज है वो किसके लिए यूज है? एक इंटेम्परेट के लिए यूज है या अटैक के लिए? असंयम वाला अटैक है, आक्रमण है। और आक्रमण कैसा है? इंटेम्परेट है। तो वो आक्रमण कैसा है, मतलब कोई चीज कैसी है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव, तो इंटेम्परेट तो एडजेक्टिव है। ये एन का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, जैसे ये एन अपना बर्डन डालेगा, इसको कंज्यूम करने जाएगा, इसके लिए यूज होगा, तो ये आगे नाउन को देखेगा। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एडजेक्टिव वगैरह की और नाउन वगैरह की, वो क्या करते हैं? बर्डन को पास कर देंगे, तो ये इस पे जाकर सेट हो जाएगा। तो रियल में अगर अपने सेंस में बात करें तो ये एक यूज हुआ है, एन यूज हुआ है अटैक के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एन जब अटैक के लिए यूज होता है तो अटैक के लिए तो, हाँ बिल्कुल सही, एन के अटैक के लिए तो एन ही आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहेगा कि सर ये अटैक के लिए यूज हुआ है और अटैक में मतलब वोवल साउंड है इसलिए एन आया है। अगर यहाँ अटैक की जगह कुछ और होता, जैसे अपने बात करें इंटेम्परेट, ट्राई बोल देते, तो सर यहाँ पे ए आता। ऐसा नहीं होता, जिसके लिए यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ए या एन नहीं आता, ए या एन आता है उसके जस्ट बाद साउंड क्या है। जैसे एन आरबीआई ऑफिसर हो गया, या फिर एन सिग्निफिकेंट, ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, तो एन नहीं होगा, इट्स सिग्निफिकेंट अपने बात है इंक्लिनेशन, ए सिग्निफिकेंट इंक्लिनेशन होगा, एन सिग्निफिकेंट इंक्लिनेशन नहीं होगा। हुआ यूज इंक्लिनेशन के लिए, लेकिन होगा क्या? ए होगा, क्योंकि उसके बाद सिग्निफिकेंट है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपका क्या करता है? वर्क करता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग वो आता है। और इंटेम्परेट अटैक है किस पे? ऑन पर एन इनकम्बेंट रूलर। अब ये देख लो, यहां से क्लियर हो गया, ये अपने आप डायरेक्ट उसके बाद क्लियर ही हो गया अपना कॉन्सेप्ट। रूलर, एक रूलर के लिए यूज, एक शासक के लिए यूज हुआ है, लेकिन आया क्या? ए या एन? आना चाहिए था ए, जैसे अपने सोचते हैं, जैसे आप लोग सोचते हो रूल्स के फॉर्म में, तो आना चाहिए था ए, लेकिन आया क्या? एन, क्योंकि उसके बाद इनकम्बेंट है। इसका मतलब उसके बाद में क्या है? वोवल साउंड है, उसके अकॉर्डिंग एन आएगा। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो वर्चस्व में हो, जो पदस्थ हो, जो अभी रूलिंग पार्टी है उसको बोलते हैं, रूलिंग जो कर रहा है उसको। तो ऐसा रूलर जो अपने बोल सकते हैं पदस्थ रूलर। रूलर का मतलब शासक, शासक जैसे अपने गवर्नमेंट की बात करें तो पीएम वगैरह हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, उस तरीके से। शुड बी मेट, वो मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए, विद साथ, किसके साथ? फियर्स प्रोसिक्यूशन। फियर्स का मतलब बहुत खतरनाक वाला, भीषण, प्रोसिक्यूशन मुकदमे के साथ मिलना चाहिए। शुड का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं जल्दी से। शुड का सब्जेक्ट ढूंढे हैं, मॉडल है, इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मॉडल डिमांड करे फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की, तो इनकम्बेंट जो रूलर है उसको ऑन खा गया, अटैक, अटैक बन गया। दैट की तरह वर्क कर रहा है तो अटैक बन गया, क्योंकि की तरह वर्क करेगा तो दैट क्या करेगा? सेपरेट कर देता है उस बात को। तो इंटेम्परेट जो आपका क्या है, वो क्या बन गया? इसका अटैक है, वो इसका सब्जेक्ट बन चुका है। तो यहां पे अपनी बात करें, yet the archaic and colonial view that an intemperate attack on incumbent ruler should be met, जो अटैक है वो मेट करना चाहिए, ठीक है, किसके साथ? विद फियर्स प्रोसिक्यूशन के साथ। किसके साथ? फियर्स प्रोसिक्यूशन, मतलब भीषण जो मुकदमा है उसके साथ उसे क्या करना चाहिए? मीट करना चाहिए। फॉर सेडिशन, किसके लिए? सेडिशन के लिए। सेडिशन का मतलब राजद्रोह के लिए उसे मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब क्या निकला कि अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहां पे होगी। अब मैं यहां पे रुका क्यों? यहां पे मैं क्यों रुका इस बात पे? यहां पे मैं इसलिए रुका कि मुझे जो ये व्यू है, ये भी तो नाउन है ना, कॉलोनियल व्यू, इसका मुझे क्या नहीं मिला? सेंटेंस नहीं मिला। ये अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि अगर शुड को मैं सब्जेक्ट दे दूं इंटेम्परेट अटैक, तो फिर कॉलोनियल व्यू, आर्किक व्यू है, वो किसके साथ जाएगा? आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था ना, इसलिए मैं स्टक हो गया था, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो वो बिल्कुल उसी टाइम पे पढ़ता हूं, जो आपको पढ़ाता हूं उसी टाइम पे मैं चीजों को मतलब साथ साथ ही आपके पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूं कि स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं।
तो वहां से अपने को रियलिटी पता लगती है। अब टीचर की फॉर्म में पढ़ाऊं, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ जाऊं और डायरेक्ट प्रैक्टिस करके आपको डायरेक्ट बता दूं कि ऐसे ऐसे ये होगा, तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब बेनिफिट इतना नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर, अब टीचर देखो आपको भी दिया जाए एग्जाम, आपका एग्जाम वहां पे आया, एग्जाम सेंटर पे जब आप जाते हो, मतलब वहां पे जो एग्जाम आया वो ऑलरेडी एग्जाम अगर आपको घर पे दे दें तो आप सारे के सारे सही नहीं कर दोगे क्या? कर दोगे ना। तो वही वाली बात है, अगर आप खुद से पहले ही ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हो, मतलब पहले आप पढ़ते हो तो खुद से समझ में नहीं आता, फिर उसको ध्यान से पढ़कर उसकी वर्किंग तैयार करते हो, फिर देखते हो किसके स्टूडेंट्स को कैसे समझाना है, तो उससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं होने वाला, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा कि उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। मतलब आप खुद से पहले समझ कर उसको समझा रहे हो, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? आप साथ साथ समझाओ ना, क्योंकि स्टूडेंट को तो कोई, स्टूडेंट तो समझ कर समझाने वाला ऐसा कोई नहीं है। अगर आप जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करवाते हो, उसके आंसर की आपको ऑलरेडी पता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको आंसर मैच करवाते हो, तो वो गलत है ना, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में कर रहा है तो उसे उस जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर से नहीं पता। तो इसलिए स्टूडेंट को स्टूडेंट बनकर ही अगर पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, अपने साथ साथ पढ़ते, मैं एज ए स्टूडेंट ही पढ़ाता हूं, कि ऐसे ही लगता है जैसे कि मैं खुद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूं। रियल में मैं खुद उसको, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर कराता हूं तो वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता हूं, और ये जो पढ़ा रहा हूं वो भी मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूं। अगर मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस होती तो मैं यहां पे अटकता नहीं, अभी जो मैं अटका हूं। अब इसको नेगेटिव मत लेना कि सर अटक गए, ये मैं इसलिए अटका क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की होती। लेकिन मैं अटकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी वर्किंग क्लियर है। वही चीज आपको बनानी है कि आपकी भी वर्किंग क्लियर हो जाएगी, तो आप भी नहीं अटकने वाले। समझ में आई आप लोगों के बात? तो इसका मतलब मैं वो लेवल बनाना चाहता हूं आप लोगों का, इसीलिए मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस के साथ पहले प्रैक्टिस करके अगर आपको पढ़ाऊं तो मैं बहुत, इससे भी बहुत शानदार वाला पढ़ा सकता हूं, और उससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स को। तो मुझे अट्रैक्शन से मतलब नहीं है कि स्टूडेंट अट्रैक्ट हो चाहे ना हो, मुझे ये है कि जो भी स्टूडेंट मेरी क्लासेस लगाए उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनके मार्क्स बनने चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और 100% गारंटी है, जिस तरीके से अपने कर रहे हैं उस तरीके से अगर चलेंगे, आप चलोगे मेरे साथ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सीखोगे। क्योंकि एक्सप्लेन करना, उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा, तो उससे बेनिफिट ओनली मुझे होना है, मेरा काम चल जाएगा, आपको नहीं होना। लेकिन इस तरीके से मैं साथ में चलते हुए कि किस तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं, किस तरीके से वो अटकते हैं, फिर किस तरीके से उनको अटकने के बाद किस तरीके से सोल्व करना होता है, सोल्यूशन लेना होता है, और किस तरीके से उस चीज को समझना होता है, तो ये आप सीख रहे हो। दिखता नहीं है आपको, लेकिन रियल में ये आप चीज सीख रहे हो। आपको थोड़े टाइम में इंप्रूवमेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है इंप्रूवमेंट कैसे आया है, तो इंप्रूवमेंट आएगा, आपको थोड़े टाइम में अपने आप पता लग जाएगा कि इससे आपको इंप्रूवमेंट मिलता है। क्लियर है, समझ में आया? तो इसी तरीके से अब जल्दी से मुझे बता दो कि आर्किक और कोलिनियन व्यू कहां से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जब अपने सब्जेक्ट ढूंढने जाते हैं तो पास वाले को पहले पकड़ते हैं। तो ये इनटेम्परेट जो अटैक है वो ऑलरेडी क्या है, फ्री बचा हुआ था, तो ये तो इसका सब्जेक्ट बन गया। लेकिन आर्किक और कोलिनियन व्यू कहां से सेटिस्फाई होगा? अब चलते हैं आगे, चलो देखते हैं। सेडिशन प्रिवेल्स, डज प्रिवेल, मिल गया, अपने आप ही मिल गया सब्जेक्ट, यहीं से मिल गया। मतलब बोले जहां पे अटके थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते तो इतना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो डज प्रिवेल, तो डज प्रिवेल का सब्जेक्ट ढूंढने चले। सेडिशन को कौन खा गया? फोर खा गया। फियर्स प्रोसिक्यूशन को विद खा गया। सब्जेक्ट बनेगा नाउन ही होना चाहिए। रूलर जो है आपका ऑलरेडी ऑन के साथ गया। इनटेम्परेट जो आपका टेक है वो शुड का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो फ्री नहीं है, तो व्यू इसका सब्जेक्ट है। पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहता है, एक बार इसको रफ करके। यहां पे ये बोल रहा है प्रिवेल्स, प्रचलित है अमंग मेनी इन पावर इवन टुडे, प्रचलित है बहुत सारों में, जो कि पावर, इन पावर, बहुत सारे, अमंग मेनी बहुत सारों में, इन पावर जो कि पावर में है, इवन टुडे आज भी। तो ये बात बोल रहा है। तो क्या प्रचलित है? वो व्यू प्रचलित है, दृष्टिकोण लोगों का ऐसा बना हुआ है जो पावर में, मतलब जो नेता वगैरह उनकी बात कर रहा है। तो मतलब क्या निकला, पूरी बात को अगर अपने पढ़ें तो इसने बोला है कि ये बात मान्यता प्राप्त है, पता, ये रिकग्नाइज्ड है, पता है सभी को कि जो क्रिटिसिज्म किया जाता है गवर्नमेंट वगैरह पे, वो कभी भी एक कोशिश नहीं बनता जिससे क्या हो, मतलब गवर्नमेंट के तरफ क्या हो, डिसलॉयल्टी आए, लोगों की असंतुष्टि आए। लेकिन फिर भी अपने बात करें अभी तक क्या है जो मतलब कॉन्ट्रेरी देता है ये यट आपका, फिर भी क्या है अभी तक क्या है, जो पुराने और जो कॉलोनियल जो दृष्टिकोण है कि जो ऐसा अटैक है, इंटेम्परेट अटैक किया जाता है, असंयमित जो अटैक किया जाता है किसी भी इनकम्बेंट रूलर पे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो अभी भी प्रचलित है बहुत सारे लोगों में जो कि पावर में है, जो नेता वगैरह है उनमें प्रचलित है आज भी।
सबको पता है कि क्रिटिसिज्म से गड़बड़ नहीं होती, गवर्नमेंट के खिलाफ डिसलॉयल्टी नहीं आती, डिसअफेक्शन नहीं आता। समझ में चीज? फिर भी क्या करते हैं, प्रिवेल्स, वो प्रचलित है, ये बात प्रचलित है वहां पे, आर्कियो कॉलोनियल व्यू प्रचलित है बहुत सारों के अंदर आज भी। जैसे कितना ही आप क्रिटिसाइज कर लो, जैसे अभी अपने बात करें अंधभक्त वाली बात करें, तो कोई भी अंधभक्त होगा, अब इसका मतलब मैं गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा, मैं किसी की भी बात करूं, जैसे ये बाबा वगैरह होते हैं, उनके भी अंधभक्त होते हैं, उनको भी रियलिटी पता है कि बाबा जी कैसे हैं, लेकिन फिर भी उनकी अंधभक्ति चलती रहती है। तो अंधभक्तों को अब कहां आएगा उनमें डिसअफेक्शन, कहां से असंतुष्टि आएगी? ठीक है, तो अंधभक्तों का क्या कर सकते हो, लाइव एग्जांपल आप लोगों के पास जो अंधभक्ति करते हैं, लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए किसी की। ठीक है, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति ना करो, रियलिटी को पहचानो कि वो सामने वाला बंदा कैसा है। जैसे बाबा वगैरह आपके होते हैं, आपके बाबा क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो शुरू करें यहां पे, अब यहां पे थोड़ी सी स्पीड लूंगा मैं। ठीक है, इन ए सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक सिग्निफिकेंट जजमेंट में। अब ये वीडियो जो आपकी बन रही है, अभी आपका टाइम हो चुका है 9:38 मॉर्निंग की, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बीच बीच में आप लोगों को, ताकि आपको मोटिवेशन मिले इस चीज से कि सर डेडिकेशन दिखा रहे हैं तो हमें भी डेडिकेशन दिखाना चाहिए। अब 9:39 हो गए, सुबह के 9:39 हो चुके हैं, 10 बजे बैंक पहुंचना है, 10 बजे से पहले ही पहुंचना होता है, 5 मिनट पहले लॉग इन करना होता है वहां पे। तो अब अपने पास टाइम बचा है कितना, मतलब 50 यानी 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम अपने पास बचा है, बैंक पहुंचना है। मतलब वीडियो को क्या करना है, पहले इसको जो ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास, उसके बाद में इसे मोबाइल में लेकर अपलोड बैंक से ही होगी, क्योंकि अब मुझे जल्दी से रेडी होकर स्पीड में बैंक भी पहुंचना है। तो बीच का 5 मिनट का टाइम भी रास्ता देख लो, तो मैं जाता भी कैसे हूं, अगर आप देखो कभी, तो मैं भागता हुआ ही जाता हूं वैसे बैंक। लोगों को लगता है इसके हो क्या गया। तो ये चीजें या तो बनती है अपनी क्लासेज क्या बिल्कुल सही टाइम पे, प्रीमियर के टाइम पे। तो अब थोड़े टाइम से क्या, बारिश वगैरह स्टार्ट हुई है, तो शाम को कई बार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह बनाना मैं क्या कर दूं, वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दूं। अब सुबह बनाने के लिए अब क्या हो रहा है कि बैंक टाइम पे ही, इतना ही टाइम, क्योंकि पहले पेपर वगैरह ये मैटर तैयार करो, उसके बाद में, और वैसे ही बैंक में काम थोड़ा ज्यादा, तो 7-7:30 हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बर्डन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ज्यादा चल रहा है। तो उस तरीके से, तो जितना मेरा डेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग डेडिकेशन दिखाओ, ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये चीजें बार बार, बड़ाई नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो इन ए सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक सिग्निफिकेंट, अब थोड़ा मैं स्पीड में लूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम अपने पास। एक इंपॉर्टेंट अगर जजमेंट की बात करें, उसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट कर चुका है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रद्द कर चुका है एक क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस को, जो केस मुकदमा है उसको रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, जो रजिस्टर किया गया हिमाचल, अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ, विनोद दुआ के खिलाफ, जो जर्नलिस्ट के खिलाफ जो रजिस्टर किया गया था। तो रजिस्टर्ड यहाँ पे क्या है, अगर V2 V3 दो वर्किंग आएगी, V2 के फॉर्म में पढ़ोगे तो इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं डिड रजिस्टर का। तो क्रिमिनल केस को क्वेस्ट का तीर लग गया, नहीं बचा। ये चीजें आपके तीर लग गया, क्या हो गया, ये आपको हर क्लास, प्रीवियस क्लासेस गो थ्रू करनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हैज के साथ चला गया, ठीक है, और जजमेंट जो आपका है उसको इन खा गया, मतलब कुछ नहीं बचा। इसका मतलब रजिस्टर्ड V2 नहीं है, V3 है। और केस रजिस्टर करता है या होता है, किसी के द्वारा किया जाता है, केस को रजिस्टर किया जाता है। केस खुद रजिस्टर का काम नहीं करता, उस पे रजिस्टर का एक्शन चलाया जाता है, इसलिए वो इसका क्या है, जब तीर खा रहा है, जो तीर खाता है वो पैसिव एलिमेंट, जो तीर छोड़ता है वो एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, तो पैसिव क्लोज ईडी क्लोज है। केस जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं उसको रद्द कर दिया गया, जो हिमाचल में जर्नलिस्ट विनोद दुआ के खिलाफ जो रजिस्टर किए गए, ये कहां चला गया मार्कर, ठीक है। बाय किसके द्वारा, बाय इन्वोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब आह्वान करना भी होता है, बुलाना भी होता है, समन करना भी होता है, और इन्वोकिंग का मतलब यूज करना भी होता है। बाय इन्वोकिंग द नैरोड डाउन, नैरोड डाउन का मतलब बहुत तुच्छ, ठीक है, मीनिंग, मतलब इन्वोक यूज करते हुए बहुत तुच्छ वाला मीनिंग यूज करने के द्वारा। तो ये जो हुआ है, ये जो केस किया गया है अगेंस्ट उसके खिलाफ, किसके द्वारा, इस इन्वोकिंग के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा इन्वोकिंग की गई, यानी नेता वगैरह की बात होगी यहाँ पे, उन्होंने अगर उसने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला है तो नेता वगैरह के द्वारा जो इन्वोकिंग की गई, उस इन्वोकिंग के द्वारा, तो नेता वगैरह जो इन्वोकिंग है वो एजेंट बन रहा है, एजेंट बन रहा है, बाई के साथ जा रहा है, इसका मतलब करते हुए नहीं है। करते हुए होता तो ये किसी का अलग एक्शन होता, किसी का क्या होता, एक्स्ट्रा एक्शन होता, और मतलब अगर क्लोज होता आपका, 4 वर्किंग आती है, मेन एक्शन होगा नहीं, क्योंकि बाय दीवार है उसके पहले, मतलब उसको चाहिए था मॉडल वगैरह, लेकिन यहाँ तो दीवार है। एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता क्योंकि द लगा हुआ है, उसके बाद में डायरेक्ट नाउन नहीं है, तो द ने वैसे ही अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो नहीं होगा। क्लोज वैसे नहीं हो सकता, क्लोज होता तो या तो विनोद दुआ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती,
एक्स्ट्रा एक्शन होता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्शन होता है वो बाइंडिंग के साथ नहीं आता, वो डायरेक्ट अपना क्या होता है बिल्कुल फ्री फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ तो बाइंडिंग हो रखी है किसकी, बाय की, तो बचता है एक जेरेंड। तो उनकी जो इन्वोकिंग है, उनके द्वारा जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को एजेंट बनाया, और एजेंट बनाया मतलब चीज बनाया, नाउन बनाया। उस इन्वोकिंग यूज के द्वारा मीनिंग का ऑफ किसका, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब तैयार करता है एन, संविधान की फॉर्म में, एन ऑफेंस, एक ऑफेंस तैयार करता है। अब आप बोलोगे सर डज कॉन्स्टिट्यूट का सब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ डज कॉन्स्टिट्यूट का सब्जेक्ट क्या है। तो यहां ढूंढने चले तो व्हाट को तो क्या खा गया, ऑफ खा गया। मीनिंग जो है उसको इन्वोकिंग का तीर लग गया, ठीक है। विनोद दुआ को अगेंस्ट ले गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को इन खा गया, रजिस्टर्ड होगा नहीं, नाउन होना चाहिए। क्रिमिनल केस को क्वेस्ट का तीर लग गया। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हैज का सब्जेक्ट बन गया, हैज क्वेस्ट का। और सिग्निफिकेंट जजमेंट है उसको इन खा गया। तो सब्जेक्ट क्या बना, कोई नहीं मिला सर, ये तो हो गया गलत। तो इसका सब्जेक्ट मैं बताता हूं आपको स्पीड में थोड़ा। डज कॉन्स्टिट्यूट का सब्जेक्ट है व्हाट, जो। अब एक चीज ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो, व्हाट वर्सेस विच। जो विच आपका होता है वो क्या करता है, जो की तरह वो करता है, लेकिन वो क्या करता है, सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का। और व्हाट जो की तरह वो करता है वो बनता सब्जेक्ट है, लेकिन पूरे सेंटेंस को एक नाउन बना देता है, एलिमेंट बना देता है। जैसे व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज वेरी बैड, जो कल हैपन हुआ। व्हाट और विच की डिफरेंस पता लग रहा है आप लोगों को, अब देखना। व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज वेरी बैड, जो कल घटित हुआ वो बहुत बुरा था। वाज का सब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड यस्टरडे पूरे सेंटेंस को एलिमेंट बनाता है। ये वर्किंग होती है किसकी, व्हाट की। नोट डाउन कर लेना। तो क्या हुआ, मीनिंग बनाया किसका, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो तैयार करता है, बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑफेंस को, एक अपराध को, अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, जो उसका पिनल कोड का जो 124A सेक्शन है उसके अंडर ऑफेंस को तैयार करता है। जो उस ऑफेंस को तैयार करता है उसका बिल्कुल नैरो डाउन मीनिंग यूज करने के द्वारा, उस एक्टिविटी इन्वोकिंग के द्वारा उस पे केस किया। क्या केस किया कि ये जो बात उसने बोली है वो सेक्शन 124A के अनुसार क्या है, ऑफेंस बताता है, ठीक है। एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो चीज, जो पॉइंट कॉन्स्टिट्यूट करता है उसका तुच्छ वाला घटिया मीनिंग की इन्वोकिंग यूजिंग के द्वारा उस पे केस किया गया। समझ में आ गया, इन्वोकिंग आपका क्या है, यहाँ पे जेरेंड है, ठीक है। मीनिंग यहाँ पे क्या है, मीनिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है। मीनिंग किसी चीज का मीनिंग, द प्रोविजन फॉर सेडिशन, जो कि क्या है, प्रोविजन, प्रावधान है सेडिशन के लिए, राजद्रोह का प्रावधान है, ठीक है। तो राजद्रोह का जो कि क्या है, एक प्रावधान है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरे के लिए यूज है कि ऑफेंस को क्या करता है, जो ऑफेंस है उसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑफेंस को, अंडर सेक्शन 124A के अंतर्गत इसको ऑफेंस बनाता है, जो कि प्रोविजन है सेडिशन के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मिस्टर क्लार्क द CEO वाला, मतलब उसकी एक्स्ट्रा नाम, मतलब अलियास नेम, उर्फ नाम, ठीक है। सेट आउट इन केदारनाथ सिंह 1962, तो ये केदारनाथ सिंह आदमी का नाम है, उसके अंदर कैसे सेट आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते, किस चीज को उसके अंदर लागू थोड़ी कर सकते हो आप। तो ये केदारनाथ सिंह केस का नाम है, ठीक है, जो केदारनाथ सिंह का 1962 में केस हुआ था उसका नाम है। तो सेट आउट को अगर मैं दो तरीके से पढ़ूं, पहले V2 की फॉर्म में पढ़ूं, डिड सेट आउट को अगर मैं V2 की फॉर्म में पढ़ूं, तो यहां पे अगर मैं लेकर आऊं, तो यहां सेट आउट का अगर अपने बात करें, सेडिशन को 4 खा गया, प्रोविजन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मिस्टर क्लार्क द CEO की तरह, और जो आपका सेक्शन 124 अंडर के साथ चला गया, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट मतलब चला गया, व्हाट को ऑफ खा गया। ऐसे ढूंढते जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका V3 है। V3 का मतलब जिसको लागू किया गया, मतलब जिस प्रोविजन को लागू किया, वो प्रोविजन खुद लागू नहीं कर रहा, वो जो अंडर सेक्शन 124 है वो खुद लागू नहीं कर रहा, उसको गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट में क्या किया गया, उसको लागू किया गया था। तो V3 है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ED क्लोज किसका, ये जो आपका प्रोविजन या 124 सेक्शन वगैरह जो ऑफेंस के अंतर्गत आता है ना, ये वाला इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका ED क्लोज। तो पूरी बात को पढ़े तो क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा, देखो एक सेंटेंस है, कितना शानदार वाला सेंटेंस है। पूरा पढ़ने के लिए एक बार इसको मैं रफ करता हूं, अगर स्पीड में पढ़े इसको,
तो क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रद्द कर दिया केस को जो कि रजिस्टर किया गया हिमाचल प्रदेश में जर्नलिस्ट विनोद दुआ के द्वारा। और रजिस्टर उसको किया गया था, मतलब यूज किया गया था किस चीज को, मीनिंग बहुत घटिया सा मीनिंग यूज करके कि जो क्या करता है, एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्रिएट करता है इस सेक्शन के अंतर्गत, मतलब एक ऑफेंस माना जाता है, उसका यूज करते हुए, उस मीनिंग को यूज करते हुए विनोद दुआ के खिलाफ क्या किया गया, रजिस्टर किया गया। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की फॉर्म में उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जो कि एक प्रोविजन है सेडिशन के लिए, प्रावधान है जो कि सेट आउट किया केदारनाथ सिंह केस जो था उसके अंदर क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था, ऐसा सेक्शन 124A सेक्शन बनाया गया था। उस का मीनिंग देते हुए, उसका यूज करते हुए विनोद दुआ जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, उसके खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर किया गया जो केस है, ठीक है, उस केस को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है एक सिग्निफिकेंट जजमेंट की निर्णय की फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई थिंक इतना आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। तो बड़ी शानदार वर्किंग, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, और ज्यादा क्लियर होगा। रिवीजन से 100% गारंटी है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दे रहा हूं, एक होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, और ये आपको क्लास के बाद में PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। तो जो आपका टेलीग्राम चैनल अपना, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? खुद से कंप्लीट कर लेना, खुद से वर्किंग वगैरह देख लेना, मतलब वर्किंग जो मैंने सिखाया है उसको यूज करके आप चेक करना कि आप इसका मीनिंग समझ पाते हो नहीं समझ पाते। तो खुद से इसका मीनिंग आप समझ लेना। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? यहां पे अपने बात करें तो आपको क्या करना है, एक तो ये बता देना द कोर्ट हैज रूल्ड, ये मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि एवरी जर्नलिस्ट, फिर उसके बाद में कोर्ट, ये कुछ समझ में नहीं आया। हैज का सब्जेक्ट कौन है, किस तरीके से वो करा, इज का सब्जेक्ट, ये बीच में एक सेंटेंस यूज कर लिया, फिर सेंटेंस के बीच में सेंटेंस यूज कर लिया, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से ये वर्किंग है। तो ये वर्किंग बता देना, इज का सब्जेक्ट बता देना मुझे, उसके बाद क्या, दैट का वर्किंग बता देना, दैट की वर्किंग जरूर बताना, ये शानदार वाली वर्किंग है। और ये विच किसके लिए यूज हुआ है ये मुझे बता देना। उसके बाद में ये बता देना मुझे वर्डेड V2 है या V3 है। ये एक्सप्रेसिंग क्या है आपकी, 4 वर्किंग, मेन एक्शन, आपका एडजेक्टिव, क्लोज या जेरेंड क्या है वो बता देना। ये वोकेब आपको याद करनी होती है, आपको नोट डाउन करनी होती है अपनी वोकेब की नोटबुक में और याद करनी होती है। उसके बाद में आप मुझे क्या बता सकते हो, ये एक्साइटिंग बता देना, ये क्या है, जेरेंड, क्लोज, मेन एक्शन, एडजेक्टिव क्या है, विच किसके लिए यूज हुआ है, जनरेट का सब्जेक्ट क्या है ये बता देना। और क्या बताओगे आज, कुछ बता सकते हो क्या आप? और कुछ बताने लायक हो क्या आप लोग? बता सकते हो तो वुड का सब्जेक्ट और बता देना, ठीक है, और कुछ मत बताना, ठीक है, इतना बहुत है, इतना बता देना क्लियरली। इनकी सारी की सारी वर्किंग मुझे बता देना। टेलीग्राम पे मैं आपको, देखो आपको अपनी जो आप वर्किंग बाद में बताते हो, जो मतलब उसको आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता कि रियल में हमने सही सोचा या नहीं सोचा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये PDF मिल जाएगी। तो उस दिन आप जिस टाइम आपको PDF मिल जाए उसके बाद आप क्या करना, इसको पूरा का पूरा खुद से वर्किंग एक बार अपना वो कंप्लीट करना। और टेलीग्राम चैनल पे अगले दिन मैं क्या करूंगा, आपको सारी की सारी वर्किंग लिखकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि इसकी ये वर्किंग थी, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो वहां से आप क्रॉस चेक कर लेना कि आप सही थे या गलत थे, और जब मैं वर्किंग बता दूं उसके अकॉर्डिंग फिर आप दोबारा से इसको रीड आउट कर लेना। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वो कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और, लाइक कर दिया करो अटेंडेंस की फॉर्म में, पता लग जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। वैसे दिख जाता है लाइव में, लेकिन अटेंडेंस है वो एक टाइप से लाइक की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।